9 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़े संकट में हैं। सूत्र बता रहे हैं कि जो विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है, मतलब इंडिया की जो बैठक होने वाली है मुंबई में, उसमें 450 सीटों पर लगभग तैयार हो चुका है खाका कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। यहां तक कि कहा जा रहा था कि इंडिया में टूट है, कभी नीतीश भाग जाएंगे, पवार भाग जाएंगे, केजरीवाल भाग जाएंगे। खबर ये आ रही है कि बीजेपी का जो गठबंधन है एनडीए, उसमें से 4 बड़े दल जिनका रसूख है, और उसमें भी शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम दलों वाला दल जो है वो इंडिया गठबंधन में जा रहा है। खुद नीतीश कुमार ने कहा है कि इंडिया का कुनबा मुंबई में बढ़ेगा। दूसरी तरफ जो कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनाए जाने से वो नाराज हैं, अब तक संयोजक का फैसला तो नहीं हुआ है। नीतीश कुमार ने कह दिया कि हमें कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ विपक्षी दलों को एकजुट करना चाहता हूं। तो सवाल है कि 543 सीटों में से 450 सीटों पर अगर आमने सामने का मुकाबला हुआ तो बीजेपी का क्या होगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 2023 की क्या ये अंत होने वाला है, अभी समय बचा हुआ है। 2024 में चुनाव है। सवाल है कि क्या बिसात बिछने शुरू हो गए हैं। नीतीश कुमार ने कहा है कि बीजेपी इतनी घबराई हुई है कि पता नहीं कब चुनाव हो जाए। वो लगातार अटकलबाजी कर रहे हैं, कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है कि चुनाव समय से पहले करा दिया जाए। क्या है इसकी वजह? क्या बीजेपी अब सख्ते में है? इंडिया गठबंधन, पहले आपको ले चलते हैं इंडिया गठबंधन की ओर। यह तो साफ हो गया है कि उनमें प्रधानमंत्री को लेकर कोई लड़ाई नहीं है। सबसे पहले कांग्रेस ने पत्ता खोला था, कहा था कि इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री की रेस में कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता शामिल नहीं है। कर्नाटक जीत के बाद कांग्रेस का कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ा और उन्होंने दावा थोड़ा बड़ा कर दिया। लेकिन अब लग रहा है कि ममता बनर्जी हो या नीतीश कुमार हो या अरविंद केजरीवाल हो, इन सब के बीच एक सहमति तो बन ही गई है कि 2024 में हमें गठबंधन के बैनर के तले ही चुनाव लड़ना है। कहा जा रहा है कि 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक की जो बैठक होने वाली है 2 दिनों की, उसमें इंडिया का अपना झंडा, सोचिए कोई दल नहीं लड़ेगा, कांग्रेस अपने बैनर पे नहीं लड़ेगी, कैंडिडेट इंडिया के बैनर पे लड़ेंगे। उनका झंडा होगा, लोगो होगा। मतलब साफ है कि 450 सीटों का खाका रखा गया है। ये वो 450 सीटें हैं जिस पर बीजेपी मजबूत है, जिसमें हिंदी पट्टी की सीटें हैं, नॉर्थ ईस्ट की सीटें हैं, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली। ये वो सीटें हैं जहां बीजेपी ने सबसे ज्यादा समर्थन हासिल किया था। इन 450 सीटें जो आइडेंटिफाई की गई है 545 में, उस पर सीधे आमने सामने का मुकाबला होगा। पश्चिम बंगाल, ये वो तमाम राज्य होंगे जहां बीजेपी को एक ही कैंडिडेट से लड़ना पड़ेगा। मतलब विपक्षी इंडिया गठबंधन का एक कैंडिडेट होगा, बीजेपी का एक कैंडिडेट होगा। इसीलिए बीजेपी की सांसें फूल रही है। उसे अंदाजा नहीं था कि इंडिया गठबंधन में टूट नहीं होगी। अब लगभग तय हो गया है कि इंडिया गठबंधन एक मुश्त है, तैयार है। वहीं दूसरी तरफ दलित समाज नाराज है, मुस्लिम समाज नाराज है, बैकवर्ड लगातार बीजेपी से भाग रहा है। ऐसे में कुछ सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां हैं जो गाहे बगाहे संसद में बीजेपी के साथ खड़ी होती थी, उन्होंने भी चुप्पी साध रखी है। चाहे वो नवीन पटनायक हो, चाहे जगन मोहन रेड्डी हो, उनको लगता है कि अगर उन्होंने साफ साफ बीजेपी से गठबंधन का ऐलान किया तो दलित वोट, मुस्लिम वोट और पिछड़ा वोट भाग जाएगा, नतीजा उनके हिस्से में कुछ नहीं मिलेगा। मैं एक बार और बता दूं, सवर्ण समाज इस देश का बीजेपी के साथ है। सवर्ण समाज जुडिशियरी में है, मीडिया पर कब्जा है, लेकिन सवाल है कि 15% वोटों से तो कुछ होगा नहीं। मुसलमान इनको वोट देगा नहीं। दलित बहुत ज़्यादा नाराज है, जिस तरह से आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो रहा है, नौकरियां नहीं दी जा रही है।
ओबीसी के लोग जो धर्म के नाम पर वोट दे रहे थे, जाति जनगणना इतना बड़ा मुद्दा बन गया है कि अब वो भी नाराज है। ऐसे में सवाल उठता है कि टीवी अखबार के एंकर तो वोट देने जाएंगे नहीं, उनका वोट से तो कुछ होगा नहीं। तो सवाल है कि बगैर ओबीसी के वोट के मामला फंस गया है। वहीं सोचिए, नीतीश कुमार ने जाति जनगणना का मुद्दा छेड़ दिया है। अखिलेश ओबीसी नेता हैं, नीतीश खुद ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, तेजस्वी यादव ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं। वहीं सोचिए, हेमंत सोरेन आदिवासी कम्युनिटी से आते हैं। तो एससी, एसटी, ओबीसी और किसान कम्युनिटी, जाट ऑलरेडी नाराज हैं। ये सब मिला जुला के दिख रहा है कि 2024 में बीजेपी के लिए सब कुछ आसान ही नहीं, मुश्किल होता जा रहा है। उस पर से ये है कि तमाम विपक्षी दलों को बीजेपी ने एकजुट कर दिया है। जिस तरह से इनकम टैक्स, ईडी और उनके समर्थक जिस तरह का व्यवहार करते रहे हैं, जिस तरह से सरकार ने टारगेट किया है इन नेताओं को, साफ है कि वो किसी कीमत पर एकजुट तो नहीं होंगे। डर भी मन से निकल गया है। कई नेताओं को जेल में डाला गया, लगातार धमकियां दी गई, इस वजह से उनका डर भी निकल गया है। और सोचिए, एनडीए में कई लोग तो पहले ही जा चुके हैं। एनडीए का सबसे बड़ा पार्टनर नीतीश कुमार थे, वो जा चुके हैं, हट चुके हैं। एनडीए का, बीजेपी का सबसे ज्यादा रिलायबल वैचारिक पार्टनर शिवसेना, वो ऑलरेडी उनसे अलग हो चुका है। उसके बाद अकाली दल, बीजेपी का सबसे बड़ा पार्टनर था अकाली दल, उम्मीद थी कि वो कम से कम साथ आएंगे, वो भी उनसे अलग हो चुके हैं। तो सवाल है कि जो उनके बड़े दल थे, बड़ी पार्टी थी, वो उनसे अलग हो चुके हैं। चंद्रबाबू नायडू, जो नया पार्टनर जो तलाश रही है देश भर में बीजेपी, वो उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। नवीन पटनायक मुस्लिम विरोधी, दलित विरोधी नहीं दिखना चाहते हैं। जगन मोहन रेड्डी तो चाह कर भी नहीं दिख सकते हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश में मुस्लिम वोटर ही बहुत ज्यादा है। यहां तक कि जेडीएस ने भी उनके साथ जाने से इनकार कर दिया है। तो हो सकता है कि जेडीएस भी इंडिया गठबंधन में आ जाए। मायावती पर पूरे देश की नजर है। मायावती ने भले ही कहा है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन जो है वो वहां राजनीति कर रही है। वो चाह रही है कि हम खुलेआम चैनल के माध्यम से मायावती जी को ऑफर करें, और जैसी वो इनकार करेंगी, एक सिंपैथी का वोट की वेव उत्पन्न होगा, और उसके बदले में इंडिया गठबंधन के पास चंद्रशेखर जैसा चेहरा है, और मल्लिकार्जुन खड़गे को संयोजक बनाया जा सकता है। उससे वो दलित समाज को साधने में भी सफल होंगे, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक में रिजल्ट दिया है। वो खुद दलित कम्युनिटी से आते हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, बहुजन आइडियोलॉजी को समझते हैं। संसद में भी वो एक छवि बना चुके हैं, जब उन्होंने कहा था कि तुम लोग बाहरी हो। तो बहुजन आंदोलन की भी समझ है। तो मायावती जी अगर इस गठबंधन में नहीं आती हैं, तो उसके बदले एक बड़ा दलित चेहरे के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे को पेश किया जाएगा। उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती है, लेकिन वो लगभग इस बात को तय कर देंगे कि दलित समाज का रिप्रेजेंटेशन मैं अपनी तरफ से कर रहा हूं। आदिवासी के तौर पे हेमंत सोरेन हैं, पिछड़ों की भरमार है इस गठबंधन में। स्टालिन हो या नीतीश कुमार हो या लालू यादव हो या फिर अखिलेश यादव हो, सबसे बड़ी जो कमी थी वो थी कि शेड्यूल कास्ट का कोई बड़ा चेहरा नहीं था। अगर मायावती इस गठबंधन में नहीं जाती हैं, तो मल्लिकार्जुन खड़गे और चंद्रशेखर आजाद वो इसकी भरपाई करते हुए दिखेंगे। किसान नेता के तौर पे जयंत चौधरी अब लगभग तय है कि वो इस गठबंधन से बाहर नहीं जा रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर हमला भी बोला है। जेडीएस भी किसानों का संगठन है, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है। कांग्रेस अपने आप में बेहतर प्रदर्शन करने की आस लगाए हुए है, लेकिन इसके बाद भी जो 4 राज्यों का जो विधानसभा चुनाव है, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये वो बड़े क्रूशियल राज्य है। तो क्या बीजेपी इन राज्यों में डैमेज कंट्रोल बर्दाश्त करना नहीं चाहती है, और वो चाहती है कि इन 4 राज्यों के साथ ही लोकसभा का चुनाव करा लिया जाए, ताकि पब्लिक में कंफ्यूजन बना रहे। लेकिन सवाल है कि बीजेपी 40% भी वोट लाती है तो 60% वोट उसके खिलाफ है, और अगर 450 सीटों पर अगर उसे सिंगल कैंडिडेट के सामने खड़ा होना पड़ता है, तो बीजेपी 150 और 100 के बीच में सिमट जाएगी। हाँ, उसके बाद टीवी अखबार के जरिए जो बहस शुरू की जा रही है कि प्रधानमंत्री कौन, इस पर मामला जरूर फंस सकता है,
लेकिन सवाल है कि बीजेपी क्या करेगी। बीजेपी की जो अंदरूनी बगावत है, अगर बीजेपी को 60 से 75 सीटों के भी 200 सीट भी ले आती है बीजेपी, तो जिस तरह से गडकरी बगावत कर रहे हैं, जिस तरह से वरुण गांधी बगावत कर रहे हैं, जिस तरह से पूरा आडवाणी खेमा नाराज है। मैं फिर कह रहा हूं, जब आप मुसीबत में होते हैं तो हमारे यहां कहावत है, अगर आप मुसीबत में हैं तो कोई भी आपको दुलत्ती मार के चला जाएगा। जब समय खराब होता है तो लेफ्ट राइट, आगे पीछे दोनों आपको झटका देने लगता है। तमाम जो बीजेपी के जानकार लोग हैं वो कह रहे हैं कि अगर 40 से 50 सीटों की कमी आती है तो प्रधानमंत्री मोदी तो नहीं बन पाएंगे, फिर तो उनको एनडीए से ही प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। एक दो बातें और मैं क्लियर कर दूं, कुछ ओबीसी के बड़े दल हैं, चाहे वो अनुप्रिया पटेल हो, चाहे उनकी बहन पल्लवी पटेल हो, चाहे निषाद पार्टी हो, मुकेश सहनी हो, ये वो लोग हैं जो इन वक्त पर बीजेपी को झटका दे सकते हैं और वो बहुजन आइडियोलॉजी के नाम पर, सोशल जस्टिस के नाम पर बाद में इंडिया गठबंधन में आ सकते हैं। तो बीजेपी के पास गेन करने के लिए कुछ भी नहीं है, उसे अब बारी खोने की है। 2024 का चुनाव जो है वो बहुत मुश्किल होने वाला है। हां, लोग कह रहे हैं कि इनकम टैक्स ईडी का जो खौफ है उसको थोड़ा और बढ़ाया जा सकता है, लेकिन सोचिए ईडी की विश्वसनीयता किस तरह से खतरे में है। एक मिश्रा जी को डायरेक्टर पहले बनाया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, उसके बाद फिर एक्सटेंशन लिया गया, अब कहा जा रहा है कि CIO, चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उनको बना दिया जाएगा और ईडी सीबीआई के जो हेड है वो उनको रिपोर्ट करेंगे। इससे भी लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। अब तो खबर ये आ गई है कि 5 करोड़ रुपए का घूस लेने का खुद आरोप लगा है ईडी के डिप्टी डायरेक्टर पर। डिप्टी डायरेक्टर लेवल के एक अधिकारी हैं पवन खत्री, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। आज संजय सिंह ने पीसी भी की है, सीबीआई ने केस भी दर्ज किया है। तो तमाम हालात जो हैं वो बीजेपी के खिलाफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। 31 तारीख से 1 के बीच लगातार साफ हो जाएगा कि इंडिया गठबंधन का प्लान क्या है। फिलहाल जो जानकारी आ रही है 450 सीटों पर खाका तैयार हो गया है। एक बात तो तय है कि 2024 में प्रधानमंत्री या तो कोई आदिवासी, दलित या पिछड़ा ही होगा, यह लगभग साफ है। बीजेपी की सबसे बड़ी मुश्किल है कि उसे कोई नया पार्टनर नहीं मिल रहा है। आप लोग बताइए, आप लोग की क्या राय है? क्या इंडिया गठबंधन टूट जाएगा? और अगर टूट जाएगा तो क्या उससे एनडीए को फायदा होगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। और अगर 450 सीटों पर आमने सामने का मुकाबला होता है तो बीजेपी क्या करेगी? सबसे ज्यादा लोग सवाल कर रहे हैं ईवीएम को लेकर, चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर। तो सवाल है कि आधे से कुछ कम राज्यों में विपक्षी दलों की भी सरकारें हैं, चाहे कर्नाटक में सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस है, बिहार में विपक्षी सरकार है, झारखंड में विपक्षी सरकार है। तो इन तमाम राज्यों में उतना आसान नहीं होगा। इसलिए बीजेपी को सोचिए 100% स्कोर करने पड़ेंगे दिल्ली में। क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ लड़ेगी तो 100% कर पाएंगे? पश्चिम बंगाल में अगर कांग्रेस, लेफ्ट और ममता एक साथ लड़ती है तो बीजेपी सीटें निकाल पाएगी। बिहार जेडीयू आरजेडी एक साथ लड़ती है तो बीजेपी निकाल पाएगी। सबसे बड़ा फैक्टर है यूपी, 80 सीटें हैं। अगर वहां मायावती अखिलेश एक साथ चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी की और मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि तब जयंत, मायावती, अखिलेश और कांग्रेस होगी। अगर मायावती गठबंधन में नहीं भी जाती हैं तो वहां पर उन्होंने चंद्रशेखर को विकल्प रखा है और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, जिनको तय है, जयंत चौधरी ने कहा है कि उनको हम संसद भेजेंगे। जयंत चौधरी हैं, कांग्रेस है, अखिलेश यादव हैं। तो सबसे बड़ा, अगर 40 सीटों का भी नुकसान बीजेपी को यूपी में होता है तो उसका आंकड़ा 260 पर आ जाएगा। 10 सीटों का नुकसान यूपी में होता है, बिहार में होता है तो आंकड़ा 50 का आ जाएगा। 5 सीटों का नुकसान अगर झारखंड में होता है तो आंकड़ा 45 का आ जाएगा। 10 सीटों का नुकसान भी अगर महाराष्ट्र में होता है तो आंकड़ा 240 का 35 का आ जाएगा। कर्नाटक में 15 सीटों का नुकसान होता है तो आंकड़ा उनका लगभग 215 का आ जाएगा।
दिल्ली में 3 सीटों का अगर नुकसान होता है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में आधा सीटों का भी आंकड़ा नुकसान होता है, तो उनका आंकड़ा 175 का आ जाएगा। सवाल है कि 100 सीटें वो कहां से गेन करेंगे। केरल में वो गेन नहीं कर सकते हैं, उड़ीसा में वो गेन नहीं कर सकते हैं, आंध्रा में उनके लिए कुछ है नहीं, तमिलनाडु में उनके लिए कुछ है नहीं। तो सवाल है कि विपक्षी गठबंधन ने बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया है। लगभग हर चीज 31 और 1 की जो बैठक है इंडिया गठबंधन की, उसमें साफ हो जाएगा कि 2024 में ऊंट किस करवट बैठने वाली है। आप लोग की प्रतिक्रिया हमें, आपको क्या लगता है? तमाम सर्वे दिखा रहे हैं 94%, 95% जो सोशल मीडिया पर सर्वे हो रहा है उसमें दिख रहा है कि बीजेपी मुश्किल में है। लेकिन बीजेपी ने मीडिया को लेकर एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है। अब बीजेपी की कोशिश है कि टीवी अखबार अपना विश्वसनीयता खो चुकी है, ऐसे में सोशल मीडिया के जो चैनल्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके साथ अपने कैंपेन की शुरुआत की जाए। क्या सोशल मीडिया पर बीजेपी पर भारी पड़ रहा है विपक्षी दल? क्या सोशल मीडिया पर जिस तरह के ट्रेंड दिख रहे हैं, क्या बीजेपी मुश्किल में है? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।